के अलावा देखिए डिस्प्लेसमेंट जो लोगों का हुआ है वो इसीलिए लोग गांव की तरफ क्यों गए हैं कि उनको पता था कि दिस काइंड ऑफ वॉर विल बी वेज्ड अगेंस्ट इट। ईरान में आप बार बार कह रहे हैं कि हम डिसैलिनेशन प्लांट खत्म कर देंगे, वो अपना पानी उनका डिसैलिनेशन प्लांट से 3 या 4% आता है। आप कह रहे हैं हम अटैक करेंगे उनके पावर प्लांट्स पे, 400 से ज्यादा वहां पर ग्रिड्स हैं, आप एक एक ग्रिड पे जाके बम गिराएंगे। सो ईरान हैज डिसेंट्रलाइज्ड। ईरान में फिर भी ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बाकी गल्फ कंट्री में हो सकता है। अगर एक और बात है कि अभी तक तो डिफेंसिव पॉलिसी के साथ ईरान चल रहा है कि आप आएंगे तो मार देंगे, फिर हम मार देंगे, पर मारेंगे कहाँ? हमने गल्फ कंट्रीज पे मारा, हमने यूएस के। मेरे इनोसेंट सवाल है मेरे लोगों के, इसलिए मैं अभी बहुत सारे उन सवालों पे आऊंगी जो उन्होंने पूछे हैं मेरे दर्शकों ने। तो ईरान क्या कभी सीधा अमेरिका पे अटैक कि भाई आज इफ नॉट कहीं पर मेन सिटी पर कहीं आसपास ऐसा कहीं हो सकता है अटैक? देखिए उसके जो मिसाइल से खुर्रम मिसाइल है, उसका रेंज है 4000 किलोमीटर। हाँ। तो अभी तक जो मेरा जो एनालिसिस है कहता है कि जो उसके पास है वो इजराइल तक पहुंच रहा है। हमने डीओगी गार्ड से देखा, ये दैट मींस की रीच है, रीच बढ़ रही है, रीच है 6000 4000 तक रीच है। लेकिन मुझे लगता है ईरान का मैसेज ये है, सबसे पहले गल्फ कंट्री पर अटैक किया कि आपको ये बताएं कि जहाँ से यूएस अटैक कर रहा है, भाई यूएस अटैक तो अपने यहाँ से नहीं कर रहा है ना, यहाँ से बगल से कर रहा है, इनके गल्फ कंट्री से कर रहा है। तो सोचता है कि सबसे पहले इनको नेस्तनाबूद करूं ताकि भविष्य में कोई कंट्री इसका कॉलोनी न बने और इसका अपना एयर स्पेस न दे, मिलिट्री स्पेस न दे ईरान के खिलाफ। और ईरान पे थोड़ा आसान भी है इनको टारगेट करना, अमेरिका के अंदर टारगेट करना। जब वहाँ वो पोजीशन आएगी, मैं आज आपको कल के स्टेटमेंट बताता हूँ रूस का। लारेव ने कहा, जब इन्होंने कहा कि 48 घंटे का टाइम है, ट्यूसडे का टाइम होगा और ये समय होगा, सब पिन पॉइंटेड टू कर दिया थोड़ा सा पैनिक करने के लिए। तो फिर रूस की तरफ से मैसेज आया कि ये ईरान का वॉर नहीं है, ये ग्लोबल एस्केलेशन है टेंशन का, और यदि ऐसा कुछ होता है तो S-400 ऑलरेडी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है और उसके पास है, किसके पास? जो रेंज है, रूस का जो रेंज है उसके पास, ठीक। और सबसे एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा क्यूबा का जो पहले ऑयल टैंकर गया रूस की तरफ से, खुला चैलेंज करके गया कि आप ब्लॉकेट कीजिए ना, हम भेज रहे हैं, हम उस कंट्री को भेज रहे हैं जिसको आपने ब्लॉकेट किया था। तो अमेरिका इसमें परेशान है कि देखिए पहले तो डर से काम चल जाता था, डर हैज बीन एक्सपोज्ड, राइट, फियर एक्सपोज हो गया है, तो अब कुछ बचा नहीं है। अब मेरे पे क्यों बताऊं कि डर तो एक्सपोज हुआ और एक गल्फ पीपुल का प्रेशर बढ़ रहा अपने अपने रूलर के खिलाफ कि इनको अमेरिकन को भगाओ यहाँ से, क्योंकि इनके चक्कर में कि मेरी ने सत्यानाश हो जाए। और यही पॉइंट था, यही चाहता था। हम बोला कि कहीं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, कहीं बुर्ज खलीफा पे काम मार किया ना, अगर देखिए पूरा इकोनॉमी हिल जाएगा। पूरे इकोनॉमी तो वैसे यूएई की हिल चुकी है। सी द थिंग इज गल्फ कंट्रीज जितने हैं मेजरली, वहाँ दो चीजें हैं, एनर्जी और टूरिज्म। एनर्जी आपकी बाहर जा नहीं पा रही है, अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ से भेज देंगे, तो वहाँ पे हूती बैठे हुए हैं। 20% आपने यहाँ ब्लॉक किया, 12% वहाँ, 32% ऑक्सीजन आपने खत्म कर दिए। आप लद्दाख पहुँच गए ऑलरेडी, आपके फेफड़े वैसे ही जवाब दे रहे हैं। सो दैट इज द काइंड ऑफ प्रेशर का हालत ये है कि गल्फ कंट्री की हिम्मत नहीं रही सब मिल करके ईरान पे अटैक करें, बगल में है ना। एग्जैक्टली। आपने सुना कुवैत पे इतना ईरान मारा, कुवैत की तरफ कोई अटैक हुआ सुना है? अच्छा, अब मेरे 10 मिनट बचे, तो मेरे कुछ दर्शकों के सवाल का जवाब। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि किसी का एक बहुत इनोसेंट सवाल है कि हम तो सोच रहे थे कि हम विश्वगुरु हैं, तो अब इस पूरी लड़ाई में हम कहाँ खड़े हैं? क्या है? एक मध्य प्रदेश से एक सवाल ये आया है कि हम तो सोच रहे थे कि हम विश्व गुरु हैं, इस पूरे युद्ध में, इस पूरी दुनिया के हालात में भारत कहाँ खड़ा है? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया है, और यही इंडिया के लिए एक टेस्टिंग टाइम था ये, और इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पर्सनली हम अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट इसलिए करेंगे कि एक तरफ इजराइल को ही बैलेंस कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान को ही बैलेंस कर रहा है। और देखिए आपका जहाज फिर भी हॉर्मुज से आ रहा है, एक दो नहीं कम से कम 10 जहाज गैस ले करके यहाँ पे आ गया। ये एक आपको बता रहा है आपका कि आपका रिस्पेक्ट कहाँ कहाँ है और कैसे, और आपका जो एक पॉलिटिक्स है, एक ट्रस्ट वाली पॉलिटिक्स है कि आपके ऊपर ईरान भी ट्रस्ट कर रहा है और इजराइल जैसा कंट्री भी ट्रस्ट कर रहा है, तभी तो हॉर्मुज से आपका शिप आ रहा है। अगर हॉर्मुज से अगर 10 शिप नहीं आएगा, कल में अगर गैस सप्लाई रुक जाएगी तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। अमेरिका को ही टेंशन है कि चाइना का जा रहा है जहाज, इंडिया का जहाज आ रहा है, बाकी का जा रहा है, बाकियों का नहीं जा रहा है। तो इस कंटेस्ट में बोले कि जो अभी जो तो हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु को है नहीं,
उस दिशा में हम सही काम कर रहे ठीक हैं है। और गवर्नमेंट उसको परफेक्टली हैंडल कर रही है, तो मैं अच्छा, बोलूंगा। एक और सवाल आया कि क्या चुनाव के बाद कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी? नहीं, दोनों पर सवाल पर आता हूँ, क्योंकि पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व गुरु को। एक्चुअली हम ये क्यों इतना ज्यादा एस्पायरिंग कर लेते हैं अपने आप को? विश्व गुरु का मतलब ये सर, नहीं, लोगों को तो उसी पर मैं लोगों- एस्पायर करने के लिए लोगों- मजबूर किया लोगों जाता पर आ है। रहे वो हैं। तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी नहीं, जी रहे हैं हम बेचारे। उसी पर आ रहे हैं, मैं लोगों पर ही आ रहा हूँ। लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो डिप्लोमेसी है वो मतलब वो ऐसे नहीं चलती है। डिप्लोमेसी के लिए थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, थोड़े से फैक्ट एंड फिगर्स के साथ। इस अमेरिका ने भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की पिछले 2 सालों में। आप देखिए, आप बांग्लादेश को देखिए, आप नेपाल को देखिए, आप श्रीलंका को देखिए, पाकिस्तान तो परमानेंट है। ये नहीं चाहते हैं कि भारत स्टेबलाइज रहे। अब इनकी कोशिश रहे कि भारत किसी न किसी जोन में जाकर के, वॉर में जाकर के इन्वॉल्व हो जाए। आज यदि भारत कहीं भी, देखिए जब बांग्लादेश हो रहा था तो भारत की जनता क्या कह रही थी, सर अब बांग्लादेश में हमें चलना चाहिए, पाकिस्तान पर होता पीओके हमें लेना चाहिए। आप यदि सुरक्षित हैं इस देश मेरे में, दर्शक का एक सवाल है, मैं आऊंगी हाँ, उस पर भी। आप यदि आप बंकर में नहीं जा रहे हैं ना, तो आपके डिप्लोमेटिक जो पेशेंस है, जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, वही। ये होना चाहिए। आज आप शांति से जी रहे हैं। विश्व गुरु इस मामले में सिर्फ अभी सर का जो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, विश्व गुरु इस मामले में है कि हमारे जो एनर्जी रिसोर्स है वो शांति से आ रहा है। ये है आपकी ताकत है। छोटी छोटी That is खुशियां, your- छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना नो रिस्पॉन्स इज द छोटी बेस्ट चीज नहीं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्स। चीज बड़ी है। चीज है, ये बस। प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये जो दुनिया गैस जल का रही है, प्रॉब्लम दुनिया हो रहा की है है, दूसरे पूरी- का कारण हो रहा अच्छा है। मैम, एक बात, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप तीनों से है कि क्या जब भी ये युद्ध खत्म होगा, ईरान तो झुकने वाला है नहीं, ईरान की शर्तें यूएस मानने वाला है नहीं, तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा? क्या हमेशा के लिए यूएस जो अपने आप को वो यूनिपोलर बनाना चाहता है वो बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर? वर्ल्ड ऑर्डर डेफिनेटली चेंज होगा। देखिए फ्रांस भी कह रहा है कि भाई हमारे साथ आओ, हम एक अलग नेटो बनाना चाह रहे हैं, बट चीज़ें इतनी आसान नहीं है। देखिए जियो पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का वर्चस्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे हम डॉलर हेजिमनी की भी बात कर रहे थे, चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत जो इस समय है वो है इस क्राइसिस से निपटने की। उसके बाद में कौन खुदा बनता है, कौन आवाम बनता है, वो बाद की बात है। लेकिन इस समय अमेरिका डेफिनेटली एक बैक फुट पे है, और वो जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे सत्ता से, जब चाहे वो अपना टेन्योर ख़त्म करें या बीच में हटा दिए जाएं, उसके बाद अमेरिका को बहुत समय लगेगा वो विश्वास लाने में। देखिए जो विश्वास है सबसे बड़ा आघात उसको हुआ है। आपने प्रेस्टीज तो खत्म कर दिया, आपकी मिट्टी में मिल गई इज्जत, लेकिन मिट्टी में इज्जत मिलने के अलावा जो एक ट्रस्ट हमने खोया है आपस में, वो बनाने के लिए, जैसे अमेरिका के साथ भी भारत ने जो ट्रस्ट गेन किया था, पहले हमेशा भारत रशिया के साथ रहता था, लेकिन जिस तरह से रिलेशनशिप डेवलप हुई है और फिर आपने टैरिफ लगा के उसको ख़त्म कर दिया, आज आपने पूरे विश्व को एक उसमें ढकेल दिया है क्राइसिस में। नौकरियां जा रही हैं, खाने का संकट पैदा हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। उसके बाद डेफिनेटली अमेरिका को उस स्टैंड पे रहने में शायद तकलीफ होगी। ट्रम्प का वर्चस्व खत्म हो जाएगा सर इस वॉर के बाद? ट्रम्प का ही नहीं खत्म होगा, अमेरिका का भी खत्म होगा। सुन लीजिए, अमेरिका इसलिए है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने आप को अलग रखा था, ठीक है, और उसके बाद सारा दुनिया का लेकर के प्रॉपर्टी और अपने जमा कर लिया, हथियार का मार्केट कर करके बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हम उस पर नहीं, रिजीम भी पूरा चेंज होने वाला है। हर देश अब अपने फायदे नुकसान के हिसाब से एक दूसरे से रिश्ता रखेगा। इसलिए रिश्ता नहीं रखेगा कि हम अमेरिका के साथ हैं तो इसलिए हम पाकिस्तान के खिलाफ रहेंगे, और वो सब से रखेगा रिश्ता, मैं बता रहा हूँ। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या ये सब खत्म होने के बाद चाइना सुपर पावर तो नहीं हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि भारत के लिए वो भी एक बहुत बड़ी नहीं नहीं जी नहीं, सुपर पावर की जैसे कंडीशन अभी किसी में नहीं है। जो था वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत इंटरडिपेंडेंट है और एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है चाइना की। आज ये पूरे जो क्राइसिस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट चाइना पर ही है। भारत की रिजिलेंट इकोनॉमी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम लोग इसीलिए सस्टेन कर पा रहे हैं। और थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन पर आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था वर्ल्ड ऑर्डर का आपने। देखिए एक चीज़ तय हो गई है कि जो ये कलेक्टिव नेटो चलता था खत्म हो जाएगा, सब बचाएंगे। और इसकी शुरुआत यूके ने कर दिया था पहले ब्रेक्जिट में आकर के, कि हम देखिए ये यूरोपीय यूनियन, पैन यूनियन, सब विश्वास नहीं है, अपने को बचाइए, दैट इज द प्राइमरी फर्स्ट। सेकेंड ये है कि यदि ईरान टिकता है, अभी तक के 37 दिनों का जो केस स्टडी ये कहती है, यदि टिकता है तो अब जो है रिजीम चेंज, मादुरो, ब्राजील, ये सब नहीं बने, वेनेजुएला, अब छोटे छोटे कंट्री थोड़ा सुकून से जिएंगे और ईरान को केस स्टडी के रूप में रखेंगे कि दुनिया में यदि आप ताकत है, आपके रेजिस्टेंस है, ताकत भी नहीं है, यदि रेजिस्टेंस है और यदि बहादुरी है, जज्बा है,
तो बड़े से बड़े मुल्क और थोड़ा सा पीछे से बैकअप सपोर्ट भी है रशिया चाइना का, तो फिर सीरिया नहीं बनेगा, वेनेजुएला नहीं बनेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज लाइक टू है। ऐड समथिंग, जो यूरोपियन यूनियन ने हमारे साथ में इतना बड़ा जो डील लाए थे वो इसीलिए लाए थे, युद्ध से पहले भी ये सुगबुगाहट थी कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की आवश्यकता है। दैट इज व्हाई दे केम टू इंडिया टू हैव बिजनेस। क्वेश्चन करी कि ईरान खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। 500 साल तो इंडिया गुलाम रहा, खत्म हो गया क्या? आप जो मर्जी कर लीजिए, ईरान फिर खड़ा हो जाएगा जब लड़ाई खत्म होगा। देखिए कैसे उसके अलाई कंट्री मिल करके ईरान को फिर क्योंकि पुरानी वाली दुनिया नहीं रही है। बहुत क्विकली मेरे आखिरी सवाल का जवाब मेरी बात सुनिए, जब 12,700 सैंक्शन के बाद भी वो अगर सरवाइव कर रहा है, अगर आप देखें कि जिस तरह से बॉम्ब गिराने के बाद में उनके घर के विजुअल्स आ रहे हैं, उनके सोफे आप देख लीजिए, ब्यूटीफुल। तो ऐसा नहीं है कि ईरान पे आपने सैंक्शन, वो तो आदी है भाई सैंक्शंस में जीने का, उसको फर्क नहीं पड़ता है। रिसेशन हमें कितना झेलना पड़ेगा? पूरा यूनिवर्सली बात कर रही हूँ मैं, कितना झेलना पड़ेगा? देखिए रिसेशन तो आएगा, क्योंकि जब आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से खड़ा करना है, देखिए एक ऑयल रिफाइनरी को बनाने में 14 से 15 साल लगते हैं। अगर आपने उसको रिवाइव करना है 4 से 5 साल तो लगेंगे। विश्व वैसा नहीं रहेगा, एनर्जी फ्लो उतने जल्दी से सेम स्पीड पे नहीं आ जाएंगे जैसे पहले थे। तो कम से कम, जो मेरा एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि 6 से 7 महीने मिनिमम हमें जो लाइंस हैं उनको सुधारने में लगेंगे, और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं। नहीं, रिसेशन तो आएगा, लेकिन Definitely इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी रहेगा। मैं बता दूं, आपदा में अवसर। वर्ल्ड के लिए रहेगा रिसेशन, इंडिया के लिए इतना बड़ा रिसेशन नहीं होने जा रहा, मैं बता दूं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब आपके यहाँ लॉकडाउन लगा था कोरोना के टाइम में, पूरे दुनिया की क्या हालत हुई थी, और हम उसमें भी कितना परफेक्टली सर्वाइव किए। अगर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ठीक रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, और अगर सही रास्ते पर अगर हम चल रहे हैं, तो रिसेशन आपको बहुत बड़ा मौका देने जा रहा है, क्योंकि इंडिया में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रिसेशन का पड़ने वाला नहीं है। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा में आप सब शामिल हुए, लेकिन कुल मिला के बात एक चीज़ समझ आई कि जब आप वोट करने जाते हैं, मुझे लगता है कि अमेरिकन जो हैं हर दिन घर में बैठकर मन में सोचते होंगे कि जब वोट करने गए थे तो ऐसा क्या हुआ कि हमने ट्रंप को चुन लिया। इसलिए ये एक यूनिवर्सल बात है कि ऐसी लीडरशिप चुनने की ज़रूरत है जो स्ट्रांग हो मेंटली, जिसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हो, जो आपको ये दिखाए कि मैं अमेरिका फर्स्ट की तो बात करता हूं, पर अल्टीमेटली बात ट्रंप फर्स्ट की हो रही है, ट्रंप के परिवार की हो रही है। इसलिए एक बात अभी तक जो समझ आती है वो यही है कि वोट करने जाएं तो अपने बारे में, अपने देश, अपने राज्य या अपने जनरेशन जो आगे वाली है उसको सोचकर उस हित में अपने लीडर को चुनें। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम खुशनसीब हैं कि हम भारत में जन्मे हैं, क्योंकि बहुत सारी आपदाएं आई, भारत की 140 करोड़ लोगों की वजह से, अच्छी लीडरशिप की वजह से हम सुरक्षित भी हैं और हम अपनी ज़िंदगी को सुरक्षा के साथ आगे जी भी रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात जो जिसे कहते हैं कि हम ले सकते हैं वो ये है कि जब किसी भी देश की आवाम एकजुट हो जाती है ना, तो उसे कोई नहीं हरा सकता, और ईरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।